Are you guys there connected with me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब चेक करना, दिख रहा है सब कुछ? Yes, sir. Okay. सो आज वाले टॉपिक में हम लोग कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम डिफरेंट एलिमेंट में किस किस तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर होते हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। सो फ्यू डेफिनेशंस वी आर गोइंग टू कवर इट। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आज वाले लेक्चर में आप जो भी यहाँ डिस्कस करोगे मैं उसको स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के अराउंड सब कुछ डिस्कस करूंगा, बट आप एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पढ़ोगे। और खासकर जब कभी कभी आपको क्वेश्चन आया एग्जाम में इससे रिलेटेड, मोस्ट लाइकली अगर आया तो जेईई मेंस नहीं आएगा, तो वो एग्जांपल्स पूछेंगे आपसे और इनके एग्जांपल्स आपने उतने ही करने हैं जो एनसीईआरटी में गिवन। एंड आई एम वेरी मच श्योर आपको ये आइडिया होगा कि एनसीईआरटी का ना एग्जाम्पलर आता है, कभी सुना हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर? Yes, sir. Yes, sir. उसमें भी ये टॉपिक जो दिया होगा एनसीईआरटी का ही वर्जन है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। बट इस टॉपिक के एग्जांपल्स आर मोर इंपॉर्टेंट रादर देन द डेफिनेशन, क्योंकि इनकी जो डेफिनेशंस मैं केमिस्ट्री में बताने वाला हूं ना वो बहुत ही मतलब एक फॉर्मेलिटी वाला काम होगा, बट उसकी जो रियल फील है वो फिजिक्स में है। एंड आई एम नॉट श्योर कि फिजिक्स में फेरीमैग्नेटिक एंटी फेरो बताते हैं या नहीं, बट वो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक को तो बहुत ज्यादा अच्छे से डील करते हैं। पर इस सबकी शुरुआत से पहले मैं थोड़ा आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में लेके जा रहा हूं। मैं थोड़ा सा पार्ट बियॉन्ड द स्कोप कवर करूंगा। आई कैन जस्टिफाई कि जितना मुझे आता मैं आपसे सब शेयर करूं। हम लोगों ने ये वर्ड सुना हुआ है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। या फिर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। अगेन ये टर्म मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली तो फिजिक्स की टर्म है, बट इसका ओरिजिन कहां से होता है? ओरिजिन इज फ्रॉम द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल अराउंड द न्यूक्लियस। सपोज मेरे पास यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस किसी ऑर्बिट में, एंड लेट्स से इलेक्ट्रॉन इज मूविंग क्लॉकवाइज। तो जब भी कभी एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो करंट जनरेट होगा, तो वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। मूविंग चार्ज अराउंड ए न्यूक्लियस इट जनरेट्स इट्स मैग्नेटिक फील्ड। डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। वो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिफाइन की जाती है? मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच इज करंट इनटू एरिया। इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड लाइक दिस। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा न्यूक्लियस में, उसने जितना एरिया स्वैप किया प्लस मल्टीप्लाई बाय द करंट जनरेटेड बाय द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पर जब मैं बात करूंगा मैग्नेटिक मोमेंट इज करंट इनटू एरिया, इट्स बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज सम डायरेक्शन। बट अगर मैं यहाँ करंट की बात करूं तो करंट इज नथिंग बट चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। तो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इनटू एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट जिसका रेडियस इज आर, एंड दिस इज नथिंग बट 1 by time period which is frequency of revolution.
विच इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। अगर मुझे ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन चाहिए तो मैं सिंपल डेफिनेशन लगा रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग दिस रेवोल्यूशन इज सर्कम्फ्रेंस बाय टाइम कवर्ड इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। Distance traveled is 2 pi r divided by the time required for covering that one revolution. So in 1 second, whatever the distance is covered, that is deciding its speed of electron. And this I am going to substitute over here. ये मेरे पास बन गया q into 2 pi velocity by 2 pi r into pi r square. तो मैंने यहां से 1 बाय टाइम पीरियड की वैल्यू v बाय 2 पाई आर सब्स्टिट्यूट कर दी। अब अगर मैं यहां से सॉल्व कर लूं सिंपल, तो ये बन जाएगा चार्ज इनटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू रेडियस बाय 2 इज मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट में अब जब मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, इट्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो यहां पर बात उठेगी इसके एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग, एवरीवन ऑफ यू नोज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन whose symbol is L, defined as mass into velocity, linear momentum times the radius. And if I substitute its value, velocity into r के प्रोडक्ट की वैल्यू रखूं L by m, तो मेरे पास इस रिलेशन में substituting the value of v into r in this equation, I will get magnetic moment whose symbol is mu is charge into L by 2m. अब मैं यहां रख लेता हूं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू विच इज -1 यूनिट चार्ज, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं -e/2m इंटू एल इज मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट इज -e/2m इंटू एल। एल इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। यहां पर जब मैं ये नेगेटिव साइन दिखा रहा हूं ना, तो मैं बेसिकली ये दिखाना चाह रहा हूं कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, और अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट को एज आई सेड यहां पर नेगेटिव साइन आ रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक मोमेंट दे विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड ऑपोजिट टू ईच अदर। अगर मैग्नेटिक मोमेंट अप होगी तो फिर एंगुलर मोमेंटम डाउन होगी। एक्चुअली ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, अगर मैं उसे वेक्टर के टर्म में बताऊं तो इससे बेसिक डायरेक्शन जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर होगी। तो जिस भी डायरेक्शन में अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर अपवर्ड मैग्नेटिक मोमेंट है, तो फिर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगी। तो एंगुलर मोमेंटम will have the direction, the vector angular momentum will have direction opposite to that of magnetic moment. बट हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमें एक्चुअल में इस वेक्टर मतलब इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन दोनों में इंटरेस्ट। इस वक्त अब यहाँ पे जब मैं L की वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ, तो मुझे दो तरह का मोशन काउंट करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन का मोशन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट, but I should not forget electron also spins around its own axis. अगर मैं बोहर मॉडल की बात करूं, बोहर मॉडल में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम सिर्फ इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतने डिस्टेंस पर ही किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड n टाइम्स h/2 पाई होगा, या यूं बोलो nh क्रॉस होगा। तो एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू मेरे पास जो आएगी -e/2m इंटू nh/2 पाई आएगी, विच इज -ne
EH/4πm. This is magnetic moment. अब हम जब बोहर मॉडल लगा रहे हैं तो बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर रूल लगा रहा हूं कि क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल, कि इलेक्ट्रॉन के लिए अलाउड वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन ए गिवन ऑर्बिट वही है जो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी कि L कैनॉट हैव एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, L इज क्वांटाइज्ड, तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो क्वांटाइज्ड. So magnetic moment cannot have any arbitrary value. It will always have some value which is integral multiple of h/2π, क्योंकि L value quantized है, so magnetic moment will always have some value which is integral multiple of this number minus n times EH/4πm. Here mass of electron is a constant number, h is a constant number, 4π and E is a constant number. This number we call it as mu b. What is this constant number mu b is called? Bohr magnetone. One Bohr magnetone is equal to this number. अगर आपको याद हो तो हमने स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में किया था, तो हमने ऐसा लिखा था, इट इज n into n plus 2 square root bm. तो वहां पर जो यूनिट्स हम लिखते थे बोहर मैग्नेटोन, वो बेसिकली ये नंबर EH/4πm. दिस यूनिट, क्योंकि इसी का इंटीग्रल यूनिट आएगा हर बार मैग्नेटिक मोमेंट, EH/4πm times 1, EH/4πm times 2, EH/4πm times 3. सो मैग्नेटिक मोमेंट जब भी हम कभी बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसके जो यूनिट्स है बोहर मैग्नेटोन, वो बेसिकली यहां से आए, इस नंबर से आए, ये कांस्टेंट नंबर. बट यहाँ पे हम जब सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन सर्कुलर ऑर्बिट, यानी कि जब तक मैं बोहर मॉडल की लिमिट में हूं तब तक मेरी मैग्नेटिक मोमेंट इस रिलेशन से डिफाइंड होगी. तो पॉइंट अपने पास दो है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है करंट टाइम्स एरिया, और मैग्नेटिक मोमेंट की जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो करंट और एरिया की क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर होगी. दूसरी चीज, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन, दे आर ऑलवेज डायरेक्टली ऑपोजिट. सो मैग्नेटिक मोमेंट इज लाइंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, तो उसकी 180 पे ऑपोजिट वेक्टर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की डायरेक्शन होगी. तो ये थोड़ा सा मुझे आइडिया देना था कि मैग्नेटिक मोमेंट एक्चुअली डिफाइन कैसे होती है फिजिक्स. नाउ क्वेश्चन ये आता है, यहां तक जितना भी आपने देखा ये हम लोग क्लासिकल फिजिक्स की लिमिट में कर रहे हैं, जब तक मैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं. न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी तब तक बात करनी सही थी, मेरे को ये वर्ड तब तक अलाउड था जब तक मैं ये मान के चल रहा हूं कि L कैन हैव एनी वैल्यू. बट वी नो दैट जैसे ही हम उसके ऊपर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल लगा देते हैं कि L कैनॉट हैव एनी वैल्यू, L कैन हैव ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, तो मैं कहीं ना कहीं जब क्वांटाइजेशन पे चला गया तो मैं क्वांटाइज्ड फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स की बाउंड्री पे आ गया, क्लासिकल फिजिक्स से थोड़ा बाहर आ चुका हूं. क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जब भी कोई रोटेटिंग पार्टिकल होगा, लाइक द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, L कैन हैव एनी वैल्यू. लेकिन जब हम क्लासिकल फिजिक्स में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब भी कोई चीज किसी के अराउंड रिवॉल्व करेगी ना, तो उसका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और उसके एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की डायरेक्शन भी कुछ भी हो सकती है. इट्स ए कंटिन्यूअस मतलब L कैन हैव एनी वैल्यू विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, दैट वेक्टर L की डायरेक्शन भी कुछ भी हो सकती है, और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर L भी कुछ भी हो सकता है. There is no restriction on the value of L. There is no restriction on the value or magnitude of the vector L, as well as there is no restriction on the direction of the angular momentum vector, according to classical physics. But जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में चले गए, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये थ्योरी लगाने लग गए, तो बोहर मॉडल के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम के ऊपर पहली रिस्ट्रिक्शन ये लगी थी कि इट कैन हैव ओनली वैल्यूज व्हिच आर अलाउड दैट n टाइम्स h/2.
ये सारी बात मैंने सिर्फ बोहर मॉडल के दायरे में रह के दी। बट अब अगर मैं बात करूं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अब मैं प्योर क्वांटम फिजिक्स में लेके जा रहा हूं, क्योंकि रियलिटी में सच तो बोहर मॉडल से ऊपर सच तो ये है कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिटल एंड एवरी ऑर्बिटल इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू गिवन सबशेल। तो अब मैं एन के ऊपर जाके बातें नहीं करने वाला, अब मैं जो भी बातें करूंगा ऑर्बिटल या फिर स्पिन, ये दो कॉन्सेप्ट पैरेलली लेके इस एंगुलर मोमेंटम में बात करूंगा। तो अभी तक जितना भी ये आपने देखा, ये हमने बोहर्स मॉडल के हिसाब से इस मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन किया, एंड दिस इज लिटरली बियॉन्ड अवर स्कोप। बट मैं जस्ट आपको थोड़ा सा एक फील फैक्टर लाने देने की कोशिश में ये सब बता, अदरवाइज इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। बट हाँ, अगर कोई आपसे पूछ ले मैग्नेटिक मोमेंट होती ही क्या है, डिफाइन कैसे होती है, तो आप कहोगे कि इट्स जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ करंट इन द एरिया। मैग्नेटिक मोमेंट बताता क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, कि जब भी एक कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, दैट मूविंग इलेक्ट्रॉन जनरेट इट्स मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए हमें मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर की जरूरत है। अब यहां तक सारी बात हमने जो भी की, ये सारी क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग, या फिर मैं यूं कहूं जैसे मैंने क्वांटाइजेशन लगा दिया तो मैंने बोहर मॉडल के दायरे में, जब तक कोई सर ये क्लासिकल यूजुअली फिजिक्स नहीं वर्ड आते बोलूंगा। हैं। सॉरी, सर ये जेई के पर्सपेक्टिव में नहीं है सर, सिलेबस में नहीं है, एनएससीसी में है। दोबारा बोला, आवाज कटी थी। सर ये एनएससीसी का पार्ट है क्या, और जेई का हाँ, नहीं है? जेई का नहीं है, पर ये मैं श्योर हूँ जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये 12th की फिजिक्स में जरूर आएगा। तो फिजिक्स में तो आप इसे डेफिनेटली अपने कोर्स का पार्ट मानिए। ओके। अच्छा, अब अगर मैं इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में लेके चलूं, मतलब अब मैं अपनी सारी डिस्कशन को मेन पॉइंट पे लेके आऊंगा जब मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यहाँ पे यूज करूंगा। टिल देन अप टू हियर किसी ने कुछ पूछना? अप टू हियर एनी क्वेरी? कैन आई प्रोसीड? यस सर जो अब तक हमने किया था ओके, सर मैग्नेटिक मोमेंट है ना, सिर्फ स्पिन और हाँ ऑर्बिटल को सिर्फ भी करेंगे ना? मैग्नेटिक, अभी कहीं नहीं, ये जनरल मैग्नेटिक मोमेंट। अब जब मैं इसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के दायरे में ले आऊं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के लिए जितना भी एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करते हैं, ये एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के लिए जो डिफाइन करते हैं, वो सारी कैलकुलेशन तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन कैनॉट हैव एनी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन कैनॉट हैव any value of this L. Electron can have only those values of which is always integral multiple of L into L plus 1 H upon 2 pi, जिसको आपने बोला था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये बोलते हैं कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम की बात उठेगी, तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कैन नॉट हैव एनी आर्बिट्ररी वैल्यू, इट कैन हैव ओनली दोज वैल्यूज which are integral multiple of this number। यहां पर हम जब भी कभी इस एंगुलर, अगर मैं ये बोलूंगा व्हाट इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, तो आप बोलोगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड एज, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड एज L into L plus 1 square root H upon 2 pi times minus E by 2 माइनस E by 2 है, मैंने इसकी वैल्यू रखी। सो दिस L कैन बी ओनली 0 1 2 3, यानी कि जब तक मैं ये बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन किसी p सबशेल में, अगर इलेक्ट्रॉन किसी p सबशेल में है, तो p सबशेल के लिए L की वैल्यू इज 1,
So this electron of a p subshell can have orbital magnetic moment. मैं इसका नाम रखा हूं mu l, orbital magnetic moment mu l. This can be only root 2 h by 2 pi times minus e by 2m. अब मैं बार बार ये e h by 4 pi m नहीं लिखना चाहता, तो मैं जब e h by 4 pi m नहीं लिखना चाहता, मैं लिखूंगा रूट 2 बोहर मैग्नीट्यूड। मैं मान रहा हूं कि अब आपको ये पता है कि ई एच बाई 4 पाई एम जो है बोहर मैग्नीट्यूड है, तो ई एच बाई 4 पाई एम दिस इज जस्ट बोहर मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रॉन कैन हैव, अगर इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एल कैन बी 0, सो दिस मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर विल हैव वैल्यूज दीज ड्यू टू ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन। जब मैं वर्ड बोल रहा हूं ऑर्बिटल मोशन, मतलब मैं काउंट कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, बट इलेक्ट्रॉन अगर किसी न्यूक्लियस में किसी शेल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उस शेल के लिए जो एन की वैल्यू है, उसके लिए अलाउड वैल्यू ऑफ एल जो भी है, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो उसके लिए अलाउड वैल्यू एल की ओनली 0, तो फिर उसकी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फर्स्ट शेल कैन हैव ओनली ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट 0। If electron is in second shell, for the second shell n is 2, l is 0 and 1, so electron is allowed to have only 2 values of magnetic moment due to orbital motion. Either it is 0 or it is root 2 h by 2. If electron is revolving around the nucleus in the third shell, for the third shell electron, whenever electron is moving at certain distance from the nucleus, which distance corresponding to the third shell, its angular momentum can have only 3 values corresponding to L value 0, corresponding to L value 1, corresponding to L value 2. Means इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज पे क्वांटाइजेशन रख चुकी है, क्योंकि L की वैल्यू रिस्ट्रिक्टेड। पर क्वेश्चन ये आता है कि एंगुलर मोमेंटम जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके मैग्नीट्यूड पे तो रिस्ट्रिक्शन लग गई, और उसके डायरेक्शन पे भी, उस वेक्टर की डायरेक्शन पर भी एक हमने क्वांटाइजेशन लगाई। हमने नहीं, मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन में लगा। अब वो कैसे डिफाइन करते हैं, हाउ टू डिसाइड डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। सपोज अब मैं यहां पर ना एज ए रेफरेंस के तौर पे, सपोज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड सपोज इट इज जेड एक्स, और मैं ये मानता हूं कि आप लोग ये जानते हो कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज डिफाइंड एज आर क्रॉस वी। रोटेशनल मोशन में ये चीज अब सबने पढ़ी है कि लीनियर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट है एल। तो मैं ये मान के चल रहा हूं, सपोज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दिस प्लेन, तो इस प्लेन में परपेंडिकुलर टू अबव यहाँ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन एक ऐसे प्लेन में मूव कर रहे हैं, तो फिर उसके एंगुलर मोमेंटम की वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन होगी। अगर इलेक्ट्रॉन ने अपना प्लेन ऐसे कर लिया, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन दिस प्लेन, तो इसके लिए एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अगर इलेक्ट्रॉन ने अपना प्लेन, रोटेटिंग प्लेन ऐसे कर लिया, तो उसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी हर समय। लेकिन जब तक मैं क्लासिकल फिजिक्स में था ना, लाइक अर्थ जब न्यूक्लियस सन के अराउंड रिवॉल्व करी अर्थ, तो अर्थ के लिए अर्थ का जो ऑर्बिट है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम फॉर ए क्लासिकल मैकेनिक्स, फॉर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कैन हैव एनी डायरेक्शन, तो अर्थ के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए क्लासिकल फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन का जो प्लेन है, रिवॉल्विंग प्लेन है, वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उस प्लेन के परपेंडिकुलर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कैन अडॉप्ट एनी डायरेक्शन। This direction can be anyone. The plane can be tilted, the plane can be this, the plane can be this, the plane can be this. So angular momentum vector can have any direction in the space, but it is not valid for spinning electron. It is not valid for the charge particles.
अब जब हम एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की डायरेक्शन की बात करेंगे कि ये वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम उसको एज ए रेफरेंस बता रहे हैं कि लेट अस सपोज मैं इसे जेड एक्सिस मान लूं। लेट से इलेक्ट्रॉन एक ऐसे प्लेन में, यहाँ पर उसका जेड एक्सिस है, सपोज मैं इसे जेड एक्सिस मान लूं, तो जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये जितना एंगल बनाएगा हम उस एंगल की टर्म में एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, सपोज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड सम प्लेन, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दिस प्लेन, तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर ये एल वेक्टर है एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस जेड एक्सिस, तो इसका जो जेड कंपोनेंट होगा, जेड कंपोनेंट एल जेड, I can write it as LZ is L cos theta. तो इस LZ वेक्टर पर भी क्वांटाइजेशन लगी हुई है, that this theta cannot have any arbitrary value. This LZ is further quantized according to Schrodinger wave equation. It can have only certain values. That's why theta can have only certain values. And this LZ is quantized and it is defined as ML times H cross. What is ML? Magnetic quantum number. Magnetic quantum number. यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी p सबशन में है ना, p सबशन में, तो उसके एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो फिक्स है। इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम क्वांटम की वैल्यू √2h, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की जो वैल्यू है वो फिक्स है √2h/2π, पर उसकी डायरेक्शन, उस वेक्टर की डायरेक्शन ओनली 3 पॉसिबल है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू m वैल्यू -1, 0 and 1, बिकॉज l इज 1, m इज -1, 0 and 1, और अगर m वैल्यू -1, 0, 1 है तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि ये वैल्यू -1 टाइम्स h क्रॉस एल जेड कैन बी -h क्रॉस हो सकता है, इट कैन बी 0 और इट कैन बी +h क्रॉस। और अगर मैं यहाँ पे एल जेड को एल कॉस थीटा लिख रहा हूँ, एल की वैल्यू फिक्स है, एल वेक्टर की वैल्यू फिक्स है, तो आप ये देख सकते हो कि ये जो थीटा है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी, और अगर ये थीटा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी यानी कि दिस थीटा कैन हैव ओनली 3 वैल्यूज, दिस थीटा कैन हैव ओनली 3 वैल्यूज। अब अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं एल वेक्टर की वैल्यू मेरे पास मैग्नीट्यूड वाइज कितनी आई थी, √2h/2π एंड LZ इज -h क्रॉस, तो मैं ये लिख सकता हूँ दिस इज √2h/2π टाइम्स cos थीटा। तो मुझे बता सकते हो कि थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ, अगर मैं यहाँ पे h/2π और ये h क्रॉस काट दूं तो ये मेरे पास -1/√2 समथिंग कुछ cos थीटा 135। यानी कि ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, मतलब ये जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वो एल जेड एक्सिस से 135 डिग्री पे कहीं है, और वो जो भी 135 डिग्री होगा इसके रिस्पेक्ट में जो 135 डिग्री में ऐसे मानना, लेट्स से दिस इज 90 डिग्री, अगर ये 180 डिग्री है तो लेट्स से यहाँ कहीं 135 डिग्री हो, और अगर ये वेक्टर डायरेक्शन है, एंगुलर मोमेंटम की वेक्टर की ये डायरेक्शन है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन p सबशेल का ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के हम रिवॉल्व कर रहे हैं उसका प्लेन भी कोई ऐसा प्लेन है जिस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर एल जेड एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल बना, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है कैनॉट हैव अडॉप्ट एनी ओरिएंटेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस न्यूक्लियस में जिस एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसमें उसका प्लेन भी फिक्स 3 डायरेक्शन में ओरिएंट हो सकता है। ईयरफोन डाल दो। तो अगर मैं यहाँ पर m की वैल्यू 0 रखता हूँ क्या वैल्यू आएगी, समझे कैसे करें? यहाँ सर का सुन रहा है यार, लिख भी अच्छा पढ़ाए हैं कि कुछ थोड़ा मोड़ा पढ़ाए कि नहीं ज्यादा पढ़ा, मैं फिजिक्स सॉल्व कर रहा था, मैथ्स में कुछ नहीं पढ़ाया।
हाँ आर्य उधर कौन है? सर आदित्य राज का वो ओपन है माइक। नोट किया पूरा? तो आदित्य राज जो भी हो भाई माइक ऑफ करो। मैं नहीं किया ये है। सर आप ही उसका म्यूट कर दीजिए। ओके, सो मेरा ये कहने का मतलब था कि जो हम मैग्नेटिक, ये जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की डायरेक्शन है ना, जो यानी कि इस थीटा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है, वो भी क्वांटाइजेशन रूल के हिसाब से लगी है। तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की डायरेक्शन और एज वेल एज की मैग्नीट्यूड दैट इज रिस्ट्रिक्टेड समवेयर, दैट कैन नॉट हैव एनी आर्बिट्री वैल्यू। तो जब भी मैं कभी ये बात बोलूंगा ना ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसकी डायरेक्शन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के हिसाब से, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल के हिसाब से एक रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगर कभी मैंने आपसे ये पूछ लिया कि एक पी सबशेल के इलेक्ट्रॉन के लिए ये थीटा की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, आप बता सकते हो व्हाट कैन बी दिस पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट कैन बी दिस पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा? क्योंकि ml की वैल्यू -101 है और ये वैल्यू है -1 टाइम h क्रॉस 0 या h क्रॉस। तो मुझे यहाँ से थीटा की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? क्या क्या तीन 45, वैल्यूज? 90, 130, 45, 90, 90, 45, 135 90, 45 एंड 135। सर एक तो अगर डाउट मैं है। सपोज, एक मिनट अभिषेक, अगर मैं सपोज करो मैं यहाँ पे z एक्सिस ले रहा हूँ, सपोज ये एंगल 45 डिग्री है, 45 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो एंगल अगर मैं 45 डिग्री फिक्स कर दूं, तो LZ कंपोनेंट की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी जब ये 45 डिग्री होगा, जब ये एंगल 45 डिग्री होगा, तो मुझे LZ की वैल्यू चाहिए। L by root L/√2। L by रूट टू। H क्रॉस की टर्म में बता सकते हो, अगर मैं ये एंगल 45 डिग्री रख दूं, ये L पता है आपको, H क्रॉस की टर्म में बता सकते हो? मतलब मैं ये चाहता हूं कि ये 45 डिग्री कब आया, जब ml की वैल्यू क्या रखी थी आपने? ml की वैल्यू क्या रखी थी जब ये एंगल 45 वैल्यू जो 1 रखी थी 1। 1 रखी थी ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि LZ कंपोनेंट की वैल्यू जो आई थी, सपोज दिस इज LZ, दिस इज H क्रॉस, क्योंकि 1 टाइम्स H क्रॉस, यानी कि ये कोई भी जो भी प्लेन होगा ना, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर 3 डायमेंशन में से घूम रहा है, इट्स फॉर्मिंग ए कोन, क्योंकि ये वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में 45 डिग्री में घूमे तो ये कोन कवर करेगा ऐसा, ये एंगल 45 डिग्री फिक्स रखो। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन, अब जब आप यहाँ पे वैल्यू रख रहे हो 0 टाइम H क्रॉस, तो वो थीटा किसके कॉरेस्पॉन्डिंगली कवर कर रही है? थीटा 90। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 90 डिग्री ओरिएंटेशन में, 90 डिग्री ओरिएंटेशन में, अब ये किसी सर्कुलर प्लेन में आपको घूमता हुआ कहीं भी दिखा सकते हो, मतलब उसको 45 डिग्री फिक्स रखा कहीं भी घुमा। इसी तरीके से अगर मैं इसको 135 डिग्री ले जाऊं इसके रिस्पेक्ट में, तो अब मेरे पास ये एंगल 45 डिग्री हो गया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो इफ दिस वैल्यू इज -h क्रॉस, then this angular momentum vector can have only this orientation in a cone। और अगर मैं ये सारे कोन और सर्कल वाले पॉइंट 3 डायमेंशन में कवर कर लूं ना, इट्स लाइक ए स्फीयर। तो बेसिकली जिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हमने क्वांटम नंबर में समझा था ना, वो बेसिकली ये थी कि जब मैं बोलता था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज 1, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज -1, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज 0, तो वो बेसिकली रिस्ट्रिक्शन लग रही थी एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की डायरेक्शन कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ग्राउंड किसी भी प्लेन में रिवॉल्व कर सकता है, पर वो प्लेन ऐसा होना चाहिए जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की डायरेक्शन LZ एक्सिस के साथ 45 डिग्री, 135 डिग्री या 0 डिग्री, 90 डिग्री एंगल पर ही हो सकती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, उसका मैग्नीट्यूड भी क्वांटाइज्ड है और उसका डायरेक्शन भी क्वांटाइज्ड। हाँ अभिषेक पूछो। अभिषेक हाँ You ये wanted सर to वो ask, पूछ रही थी कि पी सबशेल के लिए ना जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज है वो 2 पॉसिबल है ना, L = 1 और L = 0 के करस्पॉन्डिंग। L = 0 और L = 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, करेक्ट। वो
क्या बोल रही नहीं, है? एक मिनट, P सबशेल L, नहीं P कुछ के गलत बोल N रही इज इक्वल टू N इज 2 हो तो L की वैल्यू 0 एंड 1। है। यस सर। हम सिर्फ P सबशेल की बात कर रहे हैं, हाँ तो यस। P के लिए L वैल्यू इज 1। हाँ यस सर, एंगुलर गलत बोल मोमेंटम वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिक्स है √2h/2 पर वो Yes. वेक्टर √2h/2 वाला वेक्टर जिसकी लेंथ मैंने √2h/2 रखी है, वो z एक्सिस के रिस्पेक्ट में 3 एंगल्स पर ही रोटेट कर सकता है। इज दैट क्लियर? हाँ अभिषेक, yes, यू गॉट योर आंसर? sir. ओके, ये सारी बातें इस वक्त जो आपने सीखी है ना, ये सारी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात की, जिसको हम बहुत रेयरली 11th के किसी भी एप्लीकेशन में, 11th में हमारा जितने भी चैप्टर्स कवर हुए, हमने ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की बात बहुत रेयरली की, शायद बहुत रेयरली की, मुझे नहीं लगता मैंने कभी की है। लेकिन हम लोगों ने जो मैग्नेटिक मोमेंट हर बार पढ़ी है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, हम हर बार स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं। तो अब अगर मैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पे ले आऊं, यहां तक किसी ने कुछ मेरे से पूछना? एनी क्वेरी अप टू हियर? सर अब तक जो पढ़ा उसका मतलब पैरामैग्नेटिक या फेरीमैग्नेटिक वगैरह से कुछ रिलेशन था सर? अभी नहीं आ रहा, मैं सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट सिखा रहा हूँ। ओके सर। मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड समझ में आई ये चीज? ये जो जितना किया है ऊपर से तो नहीं गया सारा, कि कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया। आया सर। सर इसमें स्पिन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं? अभी नहीं करें, अभी हम सिर्फ ऑर्बिटल मोशन को काउंट करें। मैंने कहीं भी स्पिन क्वांटम नंबर का यूज नहीं किया, मैंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का यूज किया बस, या फिर एल वैल्यू का यूज किया। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब कभी इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में है, डी सबशेल में है, तो वो कोई सबशेल एक 3 डायमेंशनल रीजन है, क्योंकि जब हम बात करें ना एक 3 डायमेंशनल रीजन की, ऑर्बिटल अपने आप में 3 डायमेंशनल रीजन है, तो उसमें जब भी मुझे इलेक्ट्रॉन के कारण अगर कहीं भी मैग्नेटिक बिहेवियर दिखेगा, तो मुझे मैग्नेटिक मोमेंट की डाटा चाहिए। लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट का डाटा उसके अपने हाथ में नहीं है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के हाथ में। और एंगुलर मोमेंटम कंट्रोल कौन कर रहा है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की नियम। यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे ऑर्बिटल में घूम रहा है जहां पर उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू √6h/2 है, तो यहां से आप क्या इंफॉर्मेशन देते हो कि इलेक्ट्रॉन किसी डी ऑर्बिटल में। अब अगर इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है, तो डी ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू तो 5 अलाउड थी, अलाउड है। इसका मतलब ये जो थीटा वैल्यू है वो 5 पॉसिबिलिटी है। यानी कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कैन हैव 5 डायरेक्शंस, इट कैन चूज ओनली 5 डायरेक्शन इन द स्पेस। और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की डायरेक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट करते वक्त प्लेन कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन किस प्लेन में घूमेगा। अगर मान लो ये z एक्सिस है, ये z एक्सिस है, मैंने एक रिस्ट्रिक्शन लगी, एंगल इतना ही रह सकता है, तो मतलब इस प्लेन में, मतलब जो भी ये प्लेन है उस प्लेन की रोटेशन वो एक एलिप्टिकल प्लेन सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा। मतलब अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन चूज नहीं कर सकता किसको ऑर्बिट में जब घूम रहा है तो किस प्लेन में घूम रहा है। हो सकता है इस प्लेन में घूमे, वो हो सकता है इस प्लेन में घूमे। वो किस प्लेन में घूमेगा, जिस प्लेन में घूमेगा उसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के ऊपर डायरेक्शन पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। क्योंकि मैंने जब ये फर्स्ट टाइम अपने टाइम ये चीजें पढ़ी थी, तो मेरे को लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग लगा था ये सोच के, अच्छा इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से अपना प्लेन भी नहीं चुन सकता। नहीं तो हम कहाँ बस ये बोलते इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो क्वांटम में जाके जब ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन तो अपनी मर्जी से बेचारे की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी डिसाइड नहीं हो रही, तब लगता है कि क्वांटम मैकेनिक्स डेफिनेटली बहुत एडवांस्ड फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स को पीछे छोड़ दी। आई थिंक किसी न किसी को तो ये चीजें फील हुई होंगी कुछ ना कुछ। समझ में आया कुछ अभी तक? कोई है ऐसा? यस सर, यस सर। यस सर। ओके, अब मैं जा रहा हूं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पे। जब मैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पे जा रहा हूं, तो मेरे मेन डेफिनेशन तो यही है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन। तो अब मैं इस L की वैल्यू को नया नाम दे दूंगा, व्हेन मैग्नेटिक मोमेंट इज ड्यू टू स्पिन वी कॉल इट एज LS, मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम।
स्पिन एंगुलर मोमेंटम दिस LS, यानी कि मैं ये मान के चल रहा हूं अगर ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग इधर क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग इधर एंटी क्लॉकवाइज, सपोज ये z एक्सिस, सपोज रेफरेंस के तौर पे, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, लेकिन जब वो स्पिन करेगा वो भी रोटेशनल मोशन है उसके अपने एक्सिस के अलावा, तो जो स्पिन करते वक्त उसके एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के ऊपर फिर से दो कंडीशंस की क्वांटाइजेशन होगी, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी क्वांटाइज होगी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैन नॉट हैव एनी आर्बिट्ररी वैल्यू, पर उस स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम वेक्टर पर भी क्वांटाइजेशन, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैन ओनली बी s into s plus 1 root h by 2, where s can have only one value, half, जो कि माइनस हाफ नहीं हो सकता अंदर, क्योंकि आप ये मानते हो कि अगर ये माइनस कर दोगे, स्पिन की वैल्यू माइनस कर दोगे, फिर तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन ये कि जब भी कभी आपसे कोई पूछे स्पिन एंगुलर मोमेंटम की व्हाट इज द अलाउड वैल्यूज, that is only integral multiple of s into s plus 1 root h by 2 pi, spin quantum number half, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब स्पिन कर रहे हैं तो जितना भी एंगुलर मोमेंटम कॉरेस्पॉन्डिंग टू रोटेशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू कैन बी ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा इतना ही रहेगा, कितना बनेगा 3/2 रूट 3/2 टाइम्स h क्रॉस। इसका मतलब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की फिक्स वैल्यू है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा तो उसके स्पिन एंगुलर मोमेंटम की एक फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू मैग्नीट्यूड फिक्स कर दी, ओनली वन पॉसिबल वैल्यू। पर क्या स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की डायरेक्शन की जब बात उठेगी उस पे क्वांटाइजेशन रूल क्या है, उस पे भी क्वांटाइजेशन रूल क्या है, सेम बिल्कुल इसी तरीके से। सपोज इलेक्ट्रॉन इज, मतलब मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग लाइक, नॉट लाइक दिस, इट इज स्पिनिंग लाइक दिस, एंड इफ इट इज z एक्सिस, मतलब आप समझे कि जो मैं बॉल है ना, मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये स्पिन करते वक्त अपना ओरिएंटेशन कैसे रखेगा, जरूरी नहीं ऐसा, ऐसे भी रख सकते, मतलब मैंने यूं कर दिया है ताकि इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस, इट कैन कीपिंग इट्स ओरिएंटेशन, ये ऐसे स्पिन कर रहे हैं लाइक अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्ट हो रही है, प्रिसीजन मोशन, जैसे लट्टू घूमता है, तो ये स्पिन अपने प्लेन में सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन में नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से ये वो भी नहीं चुन सकता, ये ऐसे टिल्ट होके स्पिन करेगा या ऐसे टिल्ट होके स्पिन करेगा। इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन, क्या रिस्ट्रिक्शन है, सपोज दिस इज LS वेक्टर एंड इट इज Z कंपोनेंट, LSZ, this LSZ, which is LS cos theta, this can have only two values allowed. Spin can have plus half or minus half. स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हाफ है, पर ये वैल्यू प्लस या माइनस दो ही हो सकती है, यानी कि माइनस हाफ h क्रॉस और प्लस हाफ h क्रॉस। तो जब आपको LS वेक्टर की वैल्यू पता है √3/2 h क्रॉस, √3/2 h क्रॉस, और ये वैल्यू है 1/2 h क्रॉस, तो मुझे थीटा की वैल्यू बता सकते हैं, थीटा कितना आएगा? इफ दिस वैल्यू आई एम गोइंग टू पुट ओवर हियर which is √3/2 h क्रॉस, तो cos यहाँ inverse तो थीटा कितना आएगा? cos इनवर्स ऑफ 1/√3,
और अगर ये माइनस हाफ एच क्रॉस आएगा तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/√3, यानी कि इस थीटा की दो ही वैल्यूज अलाउड है। कोई ये वैल्यू सॉल्व करके चेक करके कैलकुलेटर से बताएगा 1/√3 का कॉस इनवर्स थीटा कितना आ रहा है? थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ रही होगी? थीटा इज कॉस इनवर्स 1/√3। 54.735 डिग्री। हाँ 54.7 समथिंग डिग्री। 54 पॉइंट समथिंग डिग्री। पर पहले मुझे ये बताओ, ये जो थीटा 54.7 डिग्री ये समझाना क्या चाह रहा है? इससे आपको क्या फीलिंग आई कि ये जो थीटा 54.7 डिग्री ये बताना क्या चाह रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन टिल्टेड होगी। हाँ, एक्सिस ऑफ जेड जो एक्सिस के रोटेशन है रिस्पेक्ट में। वो जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में टिल्टेड है। और पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में ना हर बार ये जेड एक्सिस जो रेफरेंस लिया गया, एक्चुअली यही एक इंपॉर्टेंट कारण है। जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, जेड एक्सिस को जब हम रेफरेंस लेते हैं, यही कारण है कि पूरी केमिस्ट्री में चाहे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कहीं भी चले गए, जब जब केमिकल बॉन्डिंग में भी आप गए तो हर बार जब हम ऑर्बिटल ओवरलैप कराते तो हम हमेशा बोलते थे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज जेड एक्सिस। यस सर। जेड एक्सिस को रेफरेंस इसीलिए चुना गया क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सारी सॉल्व्ड ही कीपिंग जेड एक्सिस एज अ रेफरेंस मान दी गई है, राइट। सो एक स्टूडेंट है, नाम था समथिंग करके, कह रहा सर वैसे भी समझ नहीं आ रहा है, इसे जल्दी वाइंड अप करो। क्या मैं ये मान के चलो कुछ लोगों को समझ आ रहा है कि यस सर, सबके ऊपर से इंटरेस्टिंग जा लग रहा रहा है? यस सर। ओके, तो तो अच्छा है। बेसिकली जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वेक्टर की डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन अपना स्पिन भी करेगा ना, हम जैसे अभी तक सोचते हैं क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा, वो क्लॉकवाइज भी करेगा ना तो टिल्ट होके क्लॉकवाइज करेगा या टिल्ट होके एंटी क्लॉकवाइज करेगा। So magnetic moment due to spin, which is controlled by this number, इसका magnitude as well as direction ये सब क्वांटाइज। तो हम जब भी कभी किसी इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करते हैं, अब इलेक्ट्रॉन को जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, वो तो ऑर्बिटल मोशन में घूमेगा भी, वो रिवॉल्व भी करेगा और स्पिन भी करेगा। तो हमें इस ऑर्बिटल मैग्नेटिक जो पहले पढ़ी थी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ी थी, इन दोनों का वेक्टर एडिशन करके एक नया मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करना पड़ता है। दैट इज इवन वेरी कॉम्प्लेक्स। उसको बोलते हैं टोटल ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और जितनी भी आप लोगों को मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाई गई थी, जो पहले मैंने कभी कि n × n+2 स्क्वायर रूट, बस इतना ही बताया था, वो सब कुछ बेसिकली सिर्फ स्पिन को लेके था। लेकिन जब आप इसमें ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो पहले हमने पढ़ी वो भी ऐड कर दोगे, उसका वेक्टर एडिशन लगाओगे, तब टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो आती है ना, वो है असली चीज। इसलिए कभी भी आप क्वेश्चन देखना, जब भी कभी मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, हर बार क्वेश्चन में कई बार लिखा होता कंसिडरिंग ओनली स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो बोलना शुरू कर देना काउंटिंग ऑर्बिटल मोशन, ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, वो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब आप बस इस नंबर को देख रहे हो, आपने स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ही देखी है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम देखा है, आपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम काउंट नहीं किया। अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी काउंट करते फिर क्वेश्चन ये बनता टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें हमें वेक्टर एडिशन करनी पड़ जाएगी स्पिन एंगुलर मोमेंटम की भी और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की भी। तो बेसिकली मैंने ये जितनी भी इंट्रोडक्शन दी है ना, मैं इंटेंशनली इसको थोड़ा बियॉन्ड लेवल पे लेके गया हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब कभी आप में से कोई ओलंपियाड कभी लेता है, तो जब भी क्वांटम नंबर का क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन। वो सीधा नहीं पूछेंगे कि एल की वैल्यू 2 है, बताओ एम की क्या वैल्यू है, वो उसको इनडायरेक्टली पूछेंगे कि थीटा, ये जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, इसकी अलाउड वैल्यूज क्या है। तो ये चीज उसी को पता होगी जिसने इन सारी चीजों को समझा कि हम थीटा वर्ड किसके लिए बात कर रहे हैं। हम उस स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की डायरेक्शन को देख रहे हैं जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में। सो दैट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। बट नाउ व्हाई आई टॉट ऑल दिस। यहां तक किसी ने कुछ पूछना?
सर एक ना वो चीज दिमाग से स्किप हो गई सर, वो जो हमने पढ़ा था स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट रूट NN+2 वाला बोर मैग्नेटॉन। हम्म। और उसका जो कलर यहाँ डेरिवेशन है, वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है बस, वो एक्चुअली यही है। अगर मैं इसमें आगे कुछ कॉम्प्लिकेशन रिजल्ट ऐड कर दूं ना, तो उससे वो रिजल्ट डिराइव होता है n×n+2 स्क्वायर रूट। क्योंकि मतलब अभी दोनों हमने सेम ही सारा, है मतलब, हाँ दोनों सेम ही है मतलब। हाँ वो दोनों सेम ही है। मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, दे आर सेम। बेसिकली यहाँ पे मैंने सब कुछ स्पिन क्वांटम नंबर के रिस्पेक्ट में बताया ना, तो वहां तो आप लोग क्या करते थे स्पिन निकालने के लिए, एक्चुअली में रूट n×n+2 करते थे। क्यों? क्योंकि n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन है यहाँ पर स्पिन कितने इलेक्ट्रॉन की रखनी है। जब आपने ये बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में, डी सबशेल में 4 या 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो आपको तो टोटल स्पिन की वैल्यू रखनी है यहाँ पर। फिर उस केस में ये तो 1 इलेक्ट्रॉन की थी, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो स्पिन की वैल्यू यहाँ पे हाफ इंटू 2, 3 इलेक्ट्रॉन रखने हाफ इंटू 3। ऐसे कर करके जब आपको सारे इलेक्ट्रॉन की स्पिन काउंट करनी पड़ेगी, तब आपको वो जो रिलेशन मिलता है n×n+2 वाला, वो वैसे बनता है कुछ। मतलब उसका मैं थोड़ा सा एक जस्ट बोलते ना जस्ट बताया बस मैंने। सर ओके सर हाँ सर अगर हम यहाँ पर n फैक्टर यूज करेंगे तो वो √3/2 h हमेशा नहीं आएगा ना कहाँ पर? सर? एलएस के एक्सप्रेशन में अगर हम हाफ इंटू 2 टाइप की चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं सिर्फ फॉर 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ बेसिकली। फॉर 1 इलेक्ट्रॉन दिस नंबर इज फिक्स। तो एक्चुअल में जब हम ये कहते हैं ना कि 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये जितनी भी मैंने डिस्कशन की थी, मैंने बस 1 इलेक्ट्रॉन के लिए बात की। जब हम 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, पर सारे के सारे अनपेयर्ड। क्योंकि अगर वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हम ये कहते हैं कि एक का स्पिन दूसरे ने कैंसिल कर दिया, एक का स्पिनिंग मोशन दूसरे ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि हम नेट स्पिन फिर यहाँ 0 रख देते फॉर 1 पेयर। बट इफ यू हैव 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, वी शुड काउंट हियर हाफ इंटू 3। याद है मैं एक बार एक ऐसा फॉर्मूला देता था, टोटल स्पिन। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कभी ऐसी बातें यस सर। व्हाट इज द टोटल स्पिन? हाफ टाइम्स नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। वो जो हाफ टाइम्स टोटल स्पिन, वो हमें वो रखनी थी तब उस केस में, जब मुझे टोटल ऑल अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या पता। ओके नाउ सर- आई एम कमिंग टू द मेन टॉपिक। हाँ जी पूछो। सर वो मतलब इसमें अगर हम f ऑर्बिटल तक जाएं तो सर cos थीटा की वैल्यू तो 1 से ज्यादा भी आ सकती है ऑर्बिटल good. स्पिन। आ सकती है, हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल फिर सही है। डिफाइन नहीं होगा। एफ सबशेल के लिए ना, क्योंकि Yes, एल sir. की वैल्यू बदल गई तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बदल जाएगी। उसके लिए Yes, sir. अलाउड वैल्यू ऑफ थीटा 7 आ जाएगी। यस सर। एल इक्वल 3 है तो एम की वैल्यू -3 से +3 है। तो ये जो वेक्टर के जो मैंने अभी 3 वैल्यूज बताई थी, उसके इसमें 7 ओरिएंटेशन कैन बी। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल में जाएगा, उसके एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की ओरिएंटेशंस भी बढ़नी शुरू होगी। ठीक है यस सर। सर बट इसमें cos थीटा अगर 1 से ज्यादा आ गया तो सर फिर डिफाइन सर नहीं एक मिनट होगा। बताइएगा मत, एक मिनट, एक चीज पूछनी थी। क्या कह रहे हो? अगर सर cos थीटा 1 से ज्यादा आ गया तो सर फिर डिफाइन नहीं होगा ना एंगल। हाँ करेक्ट, मैं समझ गया। अग्री टू यू। क्योंकि सर- यहाँ पर जब आप m की वैल्यू रख रहे हो -3 से +3 तक, यस सर। तो एक बार थीटा की जो शायद एक आधी वैल्यू जो आप कह रहे हो कि शायद वो, पर कैसे यार, एक मिनट मैं खुद ऑर्बिटल अपने वाले लिए में। जानना चाह रहा हूँ। हाँ ऑर्बिटल और- वाले में, यस सर वो। एक मिनट, ये वाला, Yes, ये sir. वाला L Z is L cos theta, it can be M L H cross, और ये वैल्यू हमारी आई थी L into L+1 रूट H क्रॉस cos थीटा। तो H क्रॉस से H क्रॉस कैंसिल, ये बना था। मान लो मैं F ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, तो L की वैल्यू है 3, 3 + 1 4 3 दैट √12, और ml की वैल्यू हो सकती थी अपने पास -3 से +3। अच्छा तो ओके, आप ये कह रहे हो ना, अगर मैं मैक्सिमम देखूं, सर सही तो है। L की वैल्यू 3/√12, तो सर सही एक्चुअली दिखा रही कितना बनेगा? जो ml है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू l होता है, और बिल्कुल। √LL+1 हमेशा बड़ा ही बिल्कुल, होगा। अगर हम F सबशेल की बात करें, L 3 है, तो ml कैन बी -3 टू +3। मैक्सिमम तो यही आ रहा है, +3 भी कर दे, क्या ये वैल्यू आएगी मतलब 1 से बड़ी?
मुझे नहीं लगा। ना नहीं तो सॉरी जस्टिफाइड ही सर, तुम्हें कहाँ दिक्कत है? सर मुझे लगा कि ऐसा हो, ओके सॉरी सर। कोई नहीं, हाँ सर, एक इट्स मिनट। ओके। हाँ हाँ सर, हम ये कह रहे थे कि जो मैग्नेटिक वो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट जो हम n से निकालते हैं ना, रूट NN+2 से, हाँ, तो उसमें h/4 पाई आता था क्या? EH/4πmc, उसमें एक सी टर्म भी आती थी बोहर मैग्नेटोन में, EH/4πmc भी आता था। m के बाद क्या आता था? me ना? सी MC था वो, EH/4πmc। हाँ सर, मतलब इसमें ना फिर मतलब हम ऐसे कह रहे थे, यहाँ पे जो s लिख रखा है ना, उसको हमने n1/2 लिख दिया, ओके, टोटल स्पिन। इसको 1/2 रख दिया। हाँ, तो उससे ना वही मतलब फॉर्मूला बन रहा है, रूट NN+2 h/4 पाई। वो ठीक है, साथ में m फैक्टर कुछ नहीं आ रहे, EH, क्योंकि साथ में ये ध्यान में रखना कि जो हाँ, वो सर EH/4π हम E/2 रूट है, जो आपने ऊपर लिख रखा है ना, हाँ E/2 वो तो ऊपर यहाँ लिख रखा है, रखा है, तो फिर वहां से वो बोहर उसको मैग्नेटोन वाली टर्म आ जाएगी। हाँ वो बोहर मैग्नेटोन की टर्म में आ जाएगी। यस हाँ सर, सही कह तो रहे हो। हाँ तो वो जस्टिफाई हो रहा है कुछ कुछ, मतलब n × n+2 जो बना। यस सर, मतलब वही कह रहे थे। गुड। मैं एक्चुअली इस चीज को अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम समझा था, जो मैं आज एक 12th क्लास के बच्चों को बता रहा हूँ। ओके, कमिंग बैक टू द आपके बच्चों वाली डेफिनेशन, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एक्सेट्रा। तो शायद अब आपको, मेरे को इस चीज का शायद एक्सप्लेनेशन अब आपको ये फील हो जाना चाहिए, जब हम ये कहते हैं कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो। क्योंकि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब एक ऑर्बिटल में अगर किसी एलिमेंट के पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, तो उसकी नेट स्पिन तो जीरो ही है। जब नेट स्पिन जीरो है तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर की वैल्यूज जो आएंगी हर बार 0 0 बनती जाएंगी। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रख रहे हो, अग्री कर रहे हो कि जो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगी वो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन है? अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन की बात करूं तो हर बार जब आप टोटल मैग्नेटिक मोमेंट भी काउंट करोगे तो उसमें ऑर्बिटल प्लस स्पिन दोनों को काउंट करना पड़ता है। तो अगर मैं सिर्फ इस वक्त बात कर रहा हूं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की, ओनली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट में एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मान लो px ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों के लिए L की वैल्यू 1, एक ही ऑर्बिटल में तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी मान लो मैंने फिक्स कर दी 1। आई एम टॉकिंग ऑफ ओनली 3 ऑर्बिटल्स। सपोज दिस सर एक बार ये जहाँ से by आपने pz, बोला है वो एक बार दोबारा बोल दीजिए, वीडियो लैग कर बता रही रहा है हूँ, उससे। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो अब मैं एक ऐसे मटेरियल की बात कर रहा हूँ जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। जब फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी मैग्नेटिक मोमेंट इसकी निकालो, इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, तो मुझे ये बताओ इनके लिए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एक इलेक्ट्रॉन की और दूसरे इलेक्ट्रॉन की ऐड करके वो कैंसिल, दे विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। यस सर। इसीलिए हम ऐसे मटेरियल को बोलते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर को जब आप कोई भी सब्सटेंस ले रहे हो, कोई भी एलिमेंट ले रहे हो, कोई भी मटेरियल ले रहे हो, उसके अंदर इवेंचुअली एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब जब आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसका इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपस में कुछ इंटरेक्शन होगी, बेस्ड ऑन कि वो रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इस चीज से हमने मटेरियल को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया कि 5 तरह का बिहेवियर होता है: डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरी एंड एंटी फेरी। सो जितने भी ये मैग्नेटिक टाइप के मटेरियल बने हैं ये इस आधार पे बने हैं कि हर सब्सटेंस के अंदर जो एटम है उसकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है। अगर किसी में नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है तो हम उस सब्सटेंस को बोल रहे हैं कि वो डायामैग्नेटिक है, जिसको हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, सपोज मैं एक डायामैग्नेटिक मटेरियल रख रहा हूं, सपोज इट्स सब्सटेंस डायामैग्नेटिक,
तो अगर मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कुछ रिपेल करता है, अपने में से पास नहीं होने देता। इट डजंट लाइक कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका कुछ इंटरेक्शन भी है। और उसका क्रेडिट हम इस चीज को देते हैं कि यहाँ पर क्योंकि इस मटेरियल के अंदर इंटरनल मैग्नेट नहीं बने हुए। हम इंटरनल मैग्नेट किसको बोल रहे हैं? जिस सब्सटेंस की मैग्नेटिक मोमेंट की कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, हम उस सब्सटेंस को बोल रहे हैं कि वो अपने आप में एक इनर मैग्नेटिक है, उसके अंदर एक मैग्नेट है जो बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते वक्त अपना कुछ रिस्पॉन्स दिखाएगा। पर जिसका अंदर का मैग्नेटिक बिहेवियर ही मरा पड़ा है क्योंकि उसकी नेट स्पिन ही जीरो है, देयर इज नो मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैं बोलूंगा कि ऐसा मटेरियल डायामैग्नेटिक है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख भी दोगे तो या तो उसके अंदर कुछ नहीं होगा, या फिर वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अपने में से पेनिट्रेट करने नहीं देता, या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को बोलता है रिपेल, यू गो फ्रॉम, मतलब यू गो अवे फ्रॉम सच मटेरियल आर डायामैग्नेटिक। अब आपने, मुझे नहीं पता 9th 10th में अगर मैग्नेट की स्टडी पढ़ी हो तो आपने ये वर्ड सुना डोमेन, कभी इस शब्द को सुना हो डोमेन? हैव एनीबडी हर्ड दिस वर्ड डोमेन, कि मैग्नेट के अंदर डोमेन्स होती हैं? समवन हैज स्टडीड? कोई माइक ऑन करके बता सकता है हाँ सर मैंने पढ़ा हुआ है डोमेन वर्ड क्या है? नो अच्छा चलो छोड़ो। सर ऐसा कुछ मान लो ये मेरा थ्योरी की एक, उसमें दो दो मतलब डाइपोल्स मतलब ऐसे बन जाते हैं और फिर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर जैसे वो अलाइन हो जाते हैं तो उसके अलाइन हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, सपोज करो खूब सारे एटम्स, खूब सारे, अब मैं एक ऐसे एलिमेंट की बात कर रहा हूं जिसकी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ ना कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी टोटल स्पिन की वैल्यू जीरो नहीं है, और अगर टोटल स्पिन की वैल्यू जीरो नहीं है तो उसकी कुछ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगी। अब वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ हो रही है, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है, सपोज इस लोकेशन में जितने एटम्स है ना, इस लोकेशन में जितने एटम्स है उन सबके स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन एक जैसी है। मान लो इस लोकेशन में कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स है जिनके मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन सब इस डायरेक्शन में, इस रीजन में देखा इस डायरेक्शन में, इस रीजन में कुछ इस डायरेक्शन में, डिफरेंट रीजन में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन सम इन ग्रुप्स दे आर आइडेंटिकल। मतलब कोई भी मैं मटेरियल अगर ले लूंगा ना, अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर जो इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन है, अब अगर उस एटम के अंदर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और ऐसे आपके पास मान लो पता नहीं 5 मोल सब्सटेंस हो या 2 ग्राम 4 ग्राम में टोटल नंबर ऑफ एटम आपने निकाल दिए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स में आपने हर एटम के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन देख लिए, तो हर एटम की कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट की नेट कुछ डायरेक्शन है, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर की कुछ डायरेक्शन, और कुछ लोकेशन में, एक सर्टेन लोकेशन में कुछ ग्रुप ऑफ एटम है जिनकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन सेम है, डिफरेंट लोकेशन में चले गए मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन कुछ और है। तो ये जो इंडिविजुअल रीजन होता है इसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन इज अ ग्रुप ऑफ, इट्स अ रीजन, डोमेन इज अ रीजन where group of atoms or ions or molecules have same direction of magnetic moment. यहाँ पे डिफरेंट डोमेन है, लेकिन सारे डोमेन में मैग्नेटिक मोमेंट की जो ओरिएंटेशन है ना, हर डोमेन में अलग अलग है, रैंडम। फिर ऐसा क्यों है? जब तक ये ऐसा क्यों हो रहा है इस पे मैं थोड़ी देर में आऊंगा लास्ट पार्ट में। हालांकि वो मेरे
टॉपिक को थोड़ा और बियॉन्ड द स्कोप लेके जाएगा, पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। पर थोड़ी देर के लिए मान लो कि ऐसा होता है और है बस। डिफरेंट लोकेशन में मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। कुछ ग्रुप ऑफ द एटम्स हैव इन वन लोकेशन इन दिस डायरेक्शन, डिफरेंट लोकेशन में एक ग्रुप ऑफ एटम्स के नेट मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। ये रैंडम ओरिएंटेड है, रैंडम। और जब मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर की डिफरेंट डायरेक्शंस, रैंडम डायरेक्शंस होगी, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी मटेरियल में। जब कभी भी आप कोई वेक्टर की, जब आप किसी भी वेक्टर की रैंडम डायरेक्शन देखते हो तो आप उसको नेट वैल्यू कितनी बोलते हो? जीरो। अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन बिल्कुल ही होती ना, यहाँ पे ये मैग्नेटिक मोमेंट क्यों है, ये मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन पैदा क्यों हुई? क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन अगर ये मटेरियल किसी ऐसे सब्सटेंस होता जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, वहां मैं डोमेन का जिक्र भी नहीं करूंगा, डोमेन की डिस्कशन भी नहीं होगी, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है ही नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट ही जीरो। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, उन्होंने एक दूसरे की स्पिन में, एक की स्पिनिंग मोशन ने दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल कर दी। पर अब मैं कह रहा हूं कि मेरा एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, I don't have only one atom. I don't have only one unpaired electron in one atom. Maybe I have five unpaired electron in one atom. I have net spin due to 5 electron for one atom. So net spin magnetic moment corresponding to 5 electron in one atom. और ऐसे मेरे पास बहुत सारे एटम। तो मेरी मैग्नेटिक मोमेंट के वेक्टर्स की कुछ ना कुछ जो भी ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट रीजन में कुछ कुछ थी, पर वो सारे रैंडम ओरिएंटेड थे। इसलिए ओवरऑल ये सब्सटेंस जस्ट ऐसे हाथ में अगर कोई मुझे तो कह दे ना कि ये मटेरियल लो, ये मटेरियल लो और इसे ऐसे रख दो, तो मैं कहूंगा इस वक्त ये कोई मैग्नेटिक नहीं है, इसमें कोई मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं। लेकिन जैसे मैं इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, जैसे मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, सपोज मैग्नेटिक फील्ड इज लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो इस डायरेक्शन जब भी जैसे मैं मटेरियल रखूंगा, सारे डोमेन्स में मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर अलाइन हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं बोलूंगा मेरा सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो गया, मेरा सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो गया, इट्स बिहेविंग नाउ इट्स टेम्परेरीली मैग्नेटिक, देन दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, दिस सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक। पर जैसे मैंने इसे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला, ये फिर से रैंडमाइज हो गया। यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोस इन विच डिफरेंट डोमेन्स में मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन हो जाती है। यानी कि मैं बोलूंगा ये सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, मैग्नेटाइज हो गया, उसको याद आ गया कि मैं मैग्नेटिक हूं, पर जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ करता हूं, उसे वापस उसको नॉर्मल कंडीशन मिलेगा आउट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, वो फिर से रैंडमाइज हो गया। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स are those which have unpaired electrons in an atom, but it has different direction of magnetic moment in different domains in the absence of magnetic field. But all domains get magnetized in presence of magnetic field, but as we
switch off magnetic field, its net magnetic moment becomes zero due to random orientation of magnetic moment vector in different domains. पर आपने अब मेरी इसमें इतनी हेल्प करनी है, एनसीईआरटी से एग्जांपल जरूर पढ़ने हैं, कौन सा मटेरियल पैरामैग्नेटिक। पर मैं ये मानता हूं कि आपको पैरामैग्नेटिक मटेरियल पहचानना आता है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखोगे तो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो मुझे पहले ये बताओ डायामैग्नेटिक क्या होगा? डायामैग्नेटिक को आप इस टर्म में कैसे बोल सकते हो? क्या उसमें डोमेन्स होंगे? Yes, sir. Which weakly repels the. No, they don't have domains. पेयर्ड They इलेक्ट्रॉन don't have net magnetic moment. उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन तब तक है किसी रीजन में जब तक उसके पास कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो। मैग्नेटिक मोमेंट ही नहीं, कुछ भी नहीं। अब अगर मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं, फेरोमैग्नेटिक, उनमें क्या हो रहा है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पैरामैग्नेटिक काइंड ऑफ मुझे दिख रहा है, जिस मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में इसके अंदर डिफरेंट डोमेन्स में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन डिफरेंट, रैंडम। जैसे मैंने उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये मैग्नेटाइज हो गया, सारे डोमेन्स मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड हो गए सारे। जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ कर दिया, इट रिमेन्स इन दिस स्टेट, it does not come back to this state immediately. After some time it will take some time to come from this to this. यानी कि उस सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिज्म स्टोर हो गया, वो कुछ देर के लिए इसी डायरेक्शन में रहा। यानी कि आप उसको एज ए परमानेंट बेसिस पे मैग्नेटिक बना सकते हो किसी तरीके से। सो ऐसे सब्सटेंसेस फेरोमैग्नेटिक हैं जिनमें डोमेन्स अलाइंड हो जाएं, पर अलाइनमेंट उनकी बरकरार रहे फॉर सम टाइम इवन आफ्टर यू स्विच ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो आई विल सिंपली से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में द डोमेन्स रिमेन मैग्नेटाइज्ड even in absence of magnetic field. अगर मैं बात करूं एंटी फेरोमैग्नेटिक, यहां पे आपको बड़ा मजा आएगा, एक एग्जांपल देखो। एंटी फेरोमैग्नेटिक ये वो मटेरियल है, सपोज यहां पे डिफरेंट डोमेन है, रैंडम डायरेक्शन में पहले, रैंडम डायरेक्शन में डोमेन्स में मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में डिफरेंट। मैंने इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। लेट्स से मैं यहाँ पर ना सपोज इवन नंबर ऑफ डोमेन्स दिखा रहा हूँ इंटेंशनली, मैं इसको इसकी हालत कुछ ऐसी दिखाना चाहता हूँ। सपोज इसमें डोमेन्स ऐसी हो जाए, आप मेरा मैसेज समझना चाहे, मतलब मेरा मैसेज समझे हो,
मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे जितनी भी डोमेन्स है ना, जितनी भी डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड की, अगर मैंने सपोज इसको मैग्नेटिक फील्ड अप लगा दिया इस डायरेक्शन में, डिफरेंट डोमेन्स में मैग्नेटाइजेशन तो हुई, अलाइनमेंट तो हुई, पर ऑल्टरनेटिवली एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की रिवर्स डायरेक्शन। यानी कि कुछ डोमेन्स में मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैंने सपोज इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया, कुछ की तो मैग्नेटिक मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो गई, कुछ की अवे आउट हो गई, मतलब 180 पे हो गई, ऑपोजिट। तो व्हाट विल बी द नेट मैग्नेटिक मोमेंट? नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी? 0। 0, इसलिए एंटी। अब अगर आप इसको, मैंने तो यहाँ पर आपको सिर्फ बोर्ड पे दिखाने के लिए मैंने इवन नंबर लिए ना, इवन और कुछ भी हो, पर ये 3 डायमेंशनल स्पेस में है। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में खूब सारे डोमेन और सॉलिड मटेरियल के अंदर, तो अगर मैं 3 डायमेंशनल स्पेस में नेट मैग्नेटिक मोमेंट उसके चेक करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, अलाइनमेंट होने के बावजूद, हमेशा मेरे को एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट दिखता है। यानी कि हो सकता है अगर मैं 3 डायमेंशनल सब्सटेंस को ऐसे दिखाना चाहूँ ना, लेट अस सपोज मैं क्यूब दिखा रहा हूँ, ये सॉलिड का कुछ स्ट्रक्चर है, तो यूनिट सेल है, यहाँ पर एटम्स पड़े हुए फेस सेंटर्ड क्यूबिक में सपोज। तो मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूं आपको, इस प्लेन में अगर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो इसके रिवर्स प्लेन में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी है। दे आर कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। हो सकता है अलोंग दिस प्लेन मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी हो और दूसरे प्लेन में ऐसी। सॉलिड स्टेट का रूल यहां आता है। जब आपने ए बी लेयर पढ़ी थी, ए लेयर बी लेयर ए लेयर बी लेयर, तो सोचो ए बी लेयर में अगर एक लेयर में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गई, लेकिन बी लेयर में उसकी रिवर्स डायरेक्शन में आ गई। एक्चुअली में ना ये है रियल में एनाइसोट्रोपिक, क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रोपिक। डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट मैग्नेटिक बिहेवियर इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, इन डिफरेंट डायरेक्शन। ऐसे मटेरियल एंटी फेरोमैग्नेटिक कहलाते हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, इसके एग्जांपल मैं कोट कर रहा हूं, मैंगनीज ऑक्साइड। हम सोचते थे मैंगनीज +2, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 5, शायद ट्रांजिशन मेटल में तो ये हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हाईएस्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम होगी। हम सोचते थे ये बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, इसमें उल्टा दिखा, बिल्कुल उल्टा दिखा। क्योंकि जब आप MnO के एटम्स और मॉलिक्यूल को अरेंज करते हो ना सॉलिड स्टेट में, उसका कोई अपना क्रिस्टल लैटिस होगा। उसके क्रिस्टल लैटिस में एक प्लेन में जो एटम्स है, इन वन प्लेन एटम्स का जो भी मैग्नेटिक मोमेंट का डोमेन में मैग्नेटिक मोमेंट जो भी है, किसी दूसरे प्लेन में उसका रिवर्स होगा। दे कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। अभी किसी ने पूछा था ना मेरे को अभी क्लास में, सर ये डिफरेंट क्यों है? उसका रीजन ये है कि जब आप सॉलिड स्टेट में, after all I'm talking of all solid magnetic material, they have crystal lattice, they have unit cell. डिफरेंट यूनिट सेल में एटम्स का अरेंजमेंट, एक यूनिट सेल में जो एटम्स का अरेंजमेंट है वही अरेंजमेंट हर यूनिट सेल में। पर जब मैं यूनिट सेल को 3 डायमेंशन में ले जाता हूँ ना, तो किसी एक प्लेन में एटम्स की ओरिएंटेशन कुछ ऐसी आ जाती है कि उनका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर किसी दूसरे प्लेन में एटम्स के अरेंजमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। Such substances are called anti-ferromagnetic. इसको बड़ी आसान भाषा में एनसीईआरटी ने क्या दिखा दिया, बड़ी इजी लैंग्वेज में। ये सब्सटेंसेस वो हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर ऐसे होता है। उन्होंने कुछ नहीं बताया व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन उल्टी हुई क्यों है। मैं उसका ये रीजन दे रहा हूं कि जिन सॉलिड में ऐसा होता है ना, उनके यूनिट सेल में एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि एक प्लेन में जितने एटम्स आ गए, उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है, तो वहां पर एक ऐसा प्लेन भी होगा जिस प्लेन में मैग्नेटिक मोमेंट की वेक्टर की डायरेक्शन एक गिवन प्लेन के साथ नलिफाई हो जाती है। सच मटेरियल्स आर एंटी फेरोमैग्नेटिक। सर लेकिन कंडीशन ले जाते हैं कि हमें उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को लगाना पड़ेगा। किसी भी फील्ड में लगा दो, वो कोई ना, अगर आपने उसको किसी दूसरी डायरेक्शन में लगा दिया, मैग्नेटिक डाइपोल्स डिफरेंट एटम्स से डिफरेंट फील्ड में ओरिएंट हो जाएंगे। पर ओरिएंटेशन के बाद
नेट मैग्नेटिक मोमेंट हर बार 0 दिखेगा। समझ गए। अब अगर मैं एक बात करूं फेरी मैग्नेटिक, फेरी सर इनका फेरी मैग्नेटिक मैग्नेटिक सर मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद भी इनका 0 ही होगा कि हाँ, क्योंकि बेसिकली ऑल्टरनेट आपको रीजन दिखते हैं। सर पर उन पे भी तो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा सर, कि दोबारा नीचे की बोलना। तरफ जो 180 डिग्री पे जो अलाइंड है, तो उन पे भी मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। तो सर मैग्नेटिक फील्ड उन पे भी लगे सर और हल्का सा उसमें कुछ सर हल्की सी भी डिस्टरबेंस आएगी तो सर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में तो उस तरफ जाना चाहेगा सर वो। मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो। सर जो 180 डिग्री पे है ना सर, सर उनको हल्की सी भी डिस्टरबेंस डिस्प्लेस करेंगे सर अगर, तो सर वो 0 डिग्री पे जाना चाहेगा ना। पर वो आप उसको डिस्प्लेस क्यों कर रहे हो, हमें नहीं पता वो 0 डिग्री पे कहाँ जाना था। एक्चुअली क्वेश्चन ये आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मतलब मैं ऐसा दिखाना चाह रहा हूँ कि सपोज मैं एक एफसीसी दिखाना चाहता हूँ, प्रॉपर एक एफसीसी की बात कर रहा हूँ। यस सर। सपोज मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूँ, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, दिस इज ए यस सर। लेयर। कुछ ऐसा हो रहा है, इस प्लेन में जितने भी एटम्स आए उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन के जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन थी, वो मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसी थी। अगर सपोज मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया इस डायरेक्शन में, तो हो Yes, sir. सकता है इसका कुछ भी ओरिएंटेशन आया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ऐसा कुछ। इन सारे एटम्स का जो भी यहाँ पर इस प्लेन में, उन सबके अंदर जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उनकी मैग्नेटिक मोमेंट की नेट डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, तो इसमें उल्टी होगी। Yes, sir, समझ गए। दे आर कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ ईजी। अब अगर कुछ ऐसा हो जाए, अगर किसी सब्सटेंस में ऐसा हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में डिफरेंट डोमेन्स में कुछ ऐसा हो जाए, अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूं, सपोज इसका कैंसलेशन इसने कर दिया, इसका कैंसलेशन इसने कर दिया, पर इसका कैंसलेशन नहीं हुआ, पार्शियल कैंसलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन डिफरेंट डोमेन्स। मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया अपवर्ड, तो डिफरेंट डोमेन्स में मैग्नेटिक मोमेंट ओरिएंट तो हुए, अलाइन हुए, कुछ ऑपोजिट हुए, कुछ कैसे भी हुए, बट कुछ डोमेन्स का मैग्नेटिक मोमेंट किसी ने कैंसिल कर दिया, पर कुछ डोमेन्स का मैग्नेटिक मोमेंट स्टिल इट रिटेन्स। तो ये पार्शियली मैग्नेटाइज हुई, इसको बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक। अभिषेक एक मिनट, these are called ferrimagnetic. So all magnetic moments, they do not get cancelled with each other. There is a partial cancellation. Such material are called ferrimagnetic. और ferrimagnetic के एग्जाम्पल मैं पर्सनली मानता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर एक स्पेशल सॉलिड स्टेट मटेरियल की बात होती है, फेराइट। फेराइट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सॉलिड्स जिनका जनरल फॉर्मूला होता है Ab2O4। हैव यू हर्ड दिस फॉर्मूला? Perovskite structure. नो, गलत। It's Ab2O स्पिनल कंपाउंड, स्पिनल, फाइनल सर, स्पिनल कंपाउंड। पर इस स्पिनल कंपाउंड में अब मैं कंडीशन लगा रहा हूं, पहले मुझे ये बताओ स्पिनल्स में ए के चार्ज, ए का चार्ज क्या था? ए का चार्ज प्लस, 3 तो सर, भूलना नहीं, +2, बहुत +2, इंपॉर्टेंट है, +2। और बी का +3 +3, +3। कंडीशन है एक ऐसा स्पिनल, जब मैं वर्ड बोल रहा हूँ स्पिनल मतलब उसका फॉर्मूला Ab2O4 है, cation A has +2 charge, cation B has +3 charge, but this cation which is existing in +3 set, it is must that it should be Fp3+. Then that special type of spinel is called ferrites. So all ferrites can be spinel, all ferrites can be inverse spinel, but the difference is एक ऐसे स्पिनल और इनवर्स स्पिनल जिसके अंदर ट्राई पॉजिटिव आयन, फेरिक आयन, and all such materials they show ferrimagnetic property.
दे शो फेरीमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर आपके सामने ऐसे लिख दिया Fe3O4, दिस इज Fe2O4, दिस इज फेराइट। COFe2O4, cobalt +2, iron +3, this is ferrite. So ferrite is a special case of spinel where tri-positive ions are iron, और इनको स्पेशल इंपॉर्टेंस इसीलिए दी गई क्योंकि इस टाइप के मटेरियल ज्यादातर केसेस में फेरीमैग्नेटिज्म दिखाते हैं। हाँ, अभिषेक कुछ कहना था, कुछ कह रहे थे। हाँ ये सर हम ये पूछ रहे थे कि जैसे कि हम मैग्नेटिक फील्ड जब लगाते हैं तो इन वो डोमेन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? डोमेन्स बेसिकली अपने डोमेन्स पे क्या फर्क नहीं पड़ता मतलब कोई अलाइनमेंट, जैसे कि सारी जैसे अलाइनमेंट तो होती है ना, मतलब सारी अलाइनमेंट हो रही है। जैसे कि हम एक डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं सारी तो एक डायरेक्शन में नहीं हो रही, किसी में तो हो रही है। जिनमें हुई थी वो फेरोमैग्नेटिक, किसी में उल्टे हो रहे हैं, किसी में पार्शियल कैंसलेशन, किसी में फुल कैंसलेशन। इसका कोई रूल भी है सर? ये तो हर डिफरेंट मटेरियल की नेचर पे डिपेंडेंट, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नहीं मतलब जैसे कि सिर्फ फिजिक्स में कोई रूल बोलो कि अगर मतलब ऐसा है तो फिर ये मतलब सेम डायरेक्शन फिजिक्स में वाले आएगा। मुझे नहीं लगता वो फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक पढ़ाते हैं, वो सिर्फ पैरा डाया फेरो पढ़ाते हैं। ओके सर। बट अगर तेरा ये सवाल है ना कि मान लो मैं तुझे रैंडमली दे दूं ये वाला एलिमेंट क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरो, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, दिस इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल स्टडी। अब बिल्कुल इसी तरह का डिस्कशन जो लास्ट के 2 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। ये इस वक्त मैंने मैग्नेटिक डाइपोल लिए थे, तो मेरे हिसाब से आप इलेक्ट्रिक डाइपोल अच्छे से जानते हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब डाइपोल मॉलिक्यूल, डाइपोल जिस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट है। तो जिस भी मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट है, सपोज मैं इसी तरीके से एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, कोई सब्सटेंस है जिस सब्सटेंस में खूब सारे डाइपोलर मॉलिक्यूल्स है जिनका डाइपोल मोमेंट वेक्टर रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड। मतलब all molecule which are having net dipole moment non-zero. Let's say I'm talking of ammonia. मैं अमोनिया के एग्जांपल जरूर दे रहा हूं पर मैं एग्जैक्टली उसको यूज नहीं कर रहा। अमोनिया का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, और आपने ये पढ़ा था अमोनिया मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड अप होगी, टुवर्ड द लोन पेयर, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव। तो सपोज अमोनिया मॉलिक्यूल ना ऐसे पढ़ेंगे क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हर मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। आप ये बोलोगे इस वक्त आपके मटेरियल में सारे डाइपोल अलाइंड वे में, पर मैं ये बोल रहा हूं नहीं। सपोज अमोनिया इज ए गैस, जब मैं गैस मॉलिक्यूल्स में ले रहा हूं, रैंडम मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन ए रैंडम, तो हर डाइपोल की डायरेक्शन डिफरेंट है। कुछ इसी तरह का सॉलिड मटेरियल ले लो, जिस सॉलिड मटेरियल में सारे डाइपोल डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइंड है, तो इसकी नेट डाइपोल मोमेंट इस वक्त कितनी होगी? If we have a solid substance whose individual molecule has net dipole moment non-zero, but all dipoles are randomly oriented, what will be the net dipole moment of such material? जीरो। सर गैस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में अब मैं ले रहा हूं, अब मैं अमोनिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरा एक सॉलिड सब्सटेंस है और उस सॉलिड सब्सटेंस के इंडिविजुअल डिफरेंट लोकेशंस में डाइपोल मोमेंट जनरेटेड है, और डाइपोल मोमेंट डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, रैंडम डायरेक्शन। तो उस वक्त नेट डाइपोल मोमेंट पूरे सब्सटेंस में जीरो बनेगी। यस द मोमेंट मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, सारे डाइपोल अलाइन होंगे। सपोज सारे डाइपोल्स अलाइन होकर कुछ इस तरह का अरेंजमेंट दिखा रहे हैं। इससे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव,
मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दिया। सपोज ये दो मेटल की प्लेट्स, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। द मोमेंट मैंने मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, सारे डाइपोल अलाइन हो गए, तो मैं कहूंगा मेरा सब्सटेंस पोलराइज हो गया, पोलराइज हो गया। और अगर मैंने इस वक्त ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ कर दिया और वो उसी स्टेट में रह गया, अब आप बताओ उसका नाम क्या रखोगे? अगर ये उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ करने के बाद वैसे का वैसा पोलराइज फॉर्म में रह गया, फेरोमैग्नेट, फेरो फेरो मैग्नेट, फेरो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, फेरो सॉरी, इलेक्ट्रिक मटेरियल, such materials are called ferroelectric। बट ये जो फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है ना, ये एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंस का एक स्पेशल सब क्लास है। देयर इज अ बिग क्लास ऑफ मटेरियल, बिग क्लास, दैट इज पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। उसका एक सबसेट है पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल, उसका भी एक सबसेट है फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। मेरा ये मैप आप याद रखना, all ferroelectric are pyro, but all pyro are not ferro, all pyro are piezo, all piezo are not pyro। So ferroelectric is a special case of kind of substances, यानी कि जो substances ferroelectric होते हैं वो pyroelectric और piezoelectric definitely होंगे। अब ये piezo और pyro क्या है? अगर किसी substance के ऊपर मैंने पुश किया, जोर लगाया, उस पर स्ट्रेस दी और उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल जनरेट हो, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसको स्ट्रेस देने से, उसके ऊपर मैकेनिकल फोर्स लगाने से उसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट हो, डाइपोल्स जनरेट हो, वी कॉल इट एज पीजो इलेक्ट्रिक। आप ये समझ के चलना, एक ऐसी मैं थोड़ी सी फीलिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सब्सटेंसेस के अंदर ना डाइपोल रैंडम वे में ओरिएंटेड है, रैंडम। जैसे आपने उसको हथौड़ी मारी, सारे डाइपोल अलाइंड हो गए, जैसे हथौड़ी हटा दी फिर से ऐसे हो गए, फिर से फोर्स लगाई फिर से ऐसे हो गए, फोर्स हटी फिर से ऐसे हो गए। ऐसे सब्सटेंसेस होते पीजो। पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस आर दोस व्हिच गेट पोलराइज्ड, जिसमें डाइपोल्स अलाइन होते हैं, इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स गेट अलाइंड, they all get oriented in some particular orientation, but only under the presence of some pressure, only under the presence of some mechanical force। Now what is pyro? Pyro word का मतलब पता है? Pyro, anyone? Do you know the word meaning of pyro? Heating, heat, temperature। यानी कि किसी सब्सटेंस में सारे इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स रैंडम ओरिएंटेशन में है, आपने उसको गर्म किया, पोलराइज हो, फिर जैसे वो अपने रूम टेम्परेचर पर ठंडे हो गए वापस अनपोलराइज हो। सो ऐसे मटेरियल्स पायरो इलेक्ट्रिक। सो मैं यहां डेफिनेशन ब्रीफ में लिख रहा हूं, सच मटेरियल्स प्रोड्यूस पोलराइजेशन मीन्स अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल needs some mechanical force। For piezoelectric material, what is pyroelectric? Pyroelectric molecules में डाइपोल्स को ओरिएंट होने के लिए क्या चीज चाहिए? Heat, temperature। They need some temperature, they need some heat। And if all pyro are piezo, इसका मतलब क्या है? क्या पायरो वालों के ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा, हिट करूंगा, क्या उसमें सिग्नल जनरेट होंगे? यस सर। बिल्कुल। इसकी एग्जांपल कुछ दिन पहले मैंने दी थी पीजो वालों की, अगर किसी को याद हो। मैंने कहा था माइक, जो हमारे नॉर्मल माइक होते हैं, हम उसके ऊपर बोलते हैं, हमारी मुंह से निकली हवा का जब उस पर प्रेशर होता है, अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनते हैं। वो वायर की फॉर्म में जो भी आप कनेक्शन दे रहे हो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म होने का, वो फिर आपको ऑडियो सिग्नल की फॉर्म में सुन रहे हैं। सो बेसिकली जितने भी मटेरियल जिनको हिट करने से उनमें कंडक्टेंस आ जाए,
जिनको हीट करने से उनमें कंडक्टेंस बिहेवियर दिख गए। डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में सब अलाइंड हो गए, पायरो इलेक्ट्रिक। नाउ व्हाट इज फेरो? फेरो को क्या समझे थे आप? ये जो डाइपोल अलाइनमेंट हुई है, ये जो पोलराइजेशन हुई है, दैट इज फॉर लिटिल परमानेंट टाइम, लिटिल लॉन्ग टाइम। Even you remove the electric field, that alignment of different dipole in direction of electric field that remains, यानी कि substance will remain polarized for some time. अब मुझे एक बात बताओ, what is anti ferro electric? आप यहां से अब डेफिनेशन खुद बताओ, what is anti ferro electric? जब आपने एंटी फेरो मैग्नेटिक समझा था, तो एंटी फेरो इलेक्ट्रिक क्या होगा? सर जैसे अमोनिया टाइप का, उसमें बहुत सारे डाइपोल होते हैं, वो सब जीरो हो जाएंगे। सर डाइपोल अपने आप को अब हम सब सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं, गैस को छोड़ दो। polarize even in presence of electric field. मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितने लगाने भी से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हैं, जीरो। हाँ, मतलब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो ये डाइपोल कुछ इस तरह से जनरेट होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में एक लेयर में जो डाइपोल अलाइनमेंट है वो डिफरेंट है नेक्स्ट लेयर, so they are cancelling the effect of each other. Net dipole moment even in the presence of electric field. ये नहीं कि सब्सटेंस पोलराइज हुआ, पोलराइज हुआ। पोलराइजेशन का मतलब अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल, whether in direction of electric field or in the opposite direction of electric field. But something is happening कि different layers में जो भी नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रही है वो दूसरा मॉलिक्यूल कैंसिल कर रहा है। सो यू नो द नाउ दीज टर्मिनोलॉजीज, ये टर्म्स सबको समझ में आ गई। एंटी फेरो इलेक्ट्रिक, पायरो, पीजो, फेरोमैग्नेटिक, ये सारी डेफिनेशंस। यस सर। इज दैट क्लियर? तो अब आपने ये, अब मैं ये समझ लो मैंने आपको 50% पढ़ाया, 100% कंप्लीट करना है। एनसीईआरटी में एग्जांपल्स, वो एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना, मेरे को इतना याद है आज से 2016 या 17 में इससे क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में, और बहुत सारे बच्चों ने छोड़ा था। उन्होंने सिर्फ इसलिए बोला कि सर हमसे ना याद नहीं होती चीजें, हम रट नहीं सकते चीजें। मैं ये कह रहा हूँ जब आपको ये चीजें समझ में आ जाती है डेफिनेशन वाइज, तो उनको याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। इसलिए ये एग्जांपल्स एटलीस्ट अगर आपने मेंस को अगर टारगेट नहीं करना तो फिर ओलंपियाड के लिए तो छोड़ना नहीं। ओलंपियाड की बात आई, उठ के मैं आपके 5 मिनट और ले रहा हूँ, फिर मुझे मौका नहीं मिलना पढ़ाने का। मैंने ना टेलीग्राम ग्रुप में एक फोटो शेयर की थी पीरियोडिक टेबल की। उस पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट थे ना, वो उन सब में किसी में एफसीसी अरेंजमेंट है। जितने भी एलिमेंट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंट मेटालिक सॉलिड्स, कुछ एलिमेंट्स में एफसीसी अरेंजमेंट है, कुछ में बीसीसी अरेंजमेंट है, कुछ में एक्ससीपी अरेंजमेंट। तो मान लो आपको कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल, which of the following element has arrangement in solid state with coordination number 12? और मैंने आगे 4 ऑप्शन दे दिए, सोडियम, लिथियम, एल्यूमिनियम, जिरकोनियम। पहले तो मुझे ये बताओ, मैंने क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है बेसिकली? सर एफसीसी किसमें होगा? क्या पता हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D में, वो भी तो हो यस सकता है। सर। तो बेसिकली मैंने आपसे पूछा बताओ इनमें से कौन कौन हेक्सागन क्लोज पैक्ड है और कौन कौन फेस सेंटर्ड पैक्ड है। आप कहोगे ऑब्वियसली यार ये तो याद करने वाला क्वेश्चन था, पर ये ध्यान में रखना इस तरह के याद करने वाले क्वेश्चन टॉपर फिजिक्स और मैथ्स में 100 स्कोर ले आते, केमिस्ट्री में इसी कारण से उनमें डिफरेंशिएशन होती है वहां। एंड दिस इज नॉट
कॉल्ड एज ए रट्टाफिकेशन, हम इसे कहते हैं जनरल नॉलेज। आपने जो इतनी सारी चीजें सीखी, क्या उसको आपको पता भी है यूज कैसे करना, और आपके आसपास की दुनिया में जो एलिमेंट मिल रहे हैं वो उनमें सॉलिड स्टेट कहाँ किस तरीके की पैकिंग हो रही है। तो इसके लिए मैंने आपको राइम्स की फॉर्म में याद दिलाने की कोशिश की। तो वो मैंने ना राइम रिकॉल करा जस्ट एज ए लाइक एंडिंग नोट कि भाई हमने सॉलिड स्टेट में सब कवर किया। सबसे पहले मैंने एक राइम ये दी, हिंदी में लिख रहा हूँ आपके लिए। फैंसी हेयर यानी कि बाल @156 रुपीज। फैंसी बाल @156 रुपीज। यहां से फैंसी का मतलब क्या है? आयरन। बाल का मतलब मतलब बेरियम। 1 मतलब है अल्कली मेटल्स। 5 मतलब है ट्रांजिशन एलिमेंट में 5th ग्रुप। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन 5th ग्रुप इफ यू रिकॉल इन डी ब्लॉक? 5th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट? 5th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट? वैनेडियम, वैनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम। ग्रुप नंबर 6 में बताओ, इतनी नॉलेज तब तक होती है। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। सो अल्कली मेटल, vanadium family, chromium family, 156, group number 156, and iron and barium. They all exist in body-centered cubic lattice. उनमें BCC arrangement. Only manganese, इकलौता एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, डी ब्लॉक में एटलीस्ट, इनफैक्ट मैं एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक में भी ले जाऊंगा, इकलौता मैंगनीज ऐसा है जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। मैं ना आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं जो मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं। मैंने कभी किसी टाइम पे आपको टॉपिक पढ़ाया था मेटालिक बॉन्डिंग का, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 4। यस मेटालिक बॉन्ड, उसमें कभी हमने मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर किए? पूरे मैंने डी ब्लॉक के मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर बताए थे। याद नहीं होगा किसी को, ये मैं श्योर हूं। अगर किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात है कि कभी हमने ऑर्डर्स देखे थे कि ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5 डाउन द ग्रुप डी ब्लॉक में मेल्टिंग पॉइंट्स पड़े थे। यस सर। कोई मुझे सिर्फ इतना बता दे, मेल्टिंग पॉइंट किसी सॉलिड का जो डिसाइड होता था, हम उस वक्त हमने कहा था कि मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। और मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, कोई बोला? सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। फ्री इलेक्ट्रॉन पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मुझे ये बताओ, डी ब्लॉक में ऐसा कौन सा ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे? मैंगनीज। मैग्नीज। मैंगनीज फैमिली। तो मैंगनीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, मैक्सिमम डी में 5 ही हो सकते हैं। तो हम मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ अगर देखें तो मैंगनीज में मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, इसलिए मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होना चाहिए था, पर था नहीं। मैंने कहा था ये एक्सेप्शन है, फिर मैंने कहा था ये 12th में आएगा। एंड आई एम श्योर ये कोई नहीं बताता, ये मैं प्राउडली बोल रहा हूँ, ये कोई नहीं बताता। मैंगनीज के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। वो अब आज आप समझ सकते हो क्यों, क्योंकि ये इकलौता एलिमेंट है जो सिंपल क्यूबिक लैटिस में और जिसका पैकिंग फ्रैक्शन मिनिमम है। ये एक ऐसा सॉलिड है जिसकी लीस्ट पैकिंग एफिशिएंसी, ये बहुत जल्दी मेल्ट होता है। ये यहाँ पे जाके उसका कनेक्शन है। अगर मैं इनऑर्गेनिक को, जहां एक्सेप्शन आते हैं ना, डिफरेंट फिजिकल वाले चैप्टर से इंटर रिलेट करने के लिए दिमाग लगा के सोचूं, उनका कोई ना कोई कनेक्शन कहीं ना कहीं से जुड़ता है। One of the reason, I'm not saying it completely, one of the reason that manganese has least melting point, स्कैंडियम फैमिली में स्कैंडियम से लेके जिंक तक सबसे लोअर मेल्टिंग पॉइंट था जिंक का, कि उसकी D10 कॉन्फ़िगरेशन थी। तब हमने कहा था मैंगनीज के पास 5 अनपेयर्ड है, और मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट उससे पहले क्रोमियम और फिर उसके बाद आयरन, इन दोनों से कम था। बिल्कुल कम नहीं है, पर इसका नेक्स्ट एलिमेंट आयरन और उससे क्रोमियम से कम है। रीजन वॉज इसका पैकिंग एफिशिएंसी इज द लीस्ट।
क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट जस्ट डिसाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, इट आल्सो डिपेंड ऑन हाउ एटम्स आर अरेंज्ड विद इन द यूनिट सेल। वो चीज हम 11th में ऑब्वियसली मैं नहीं बता सकता था। अब मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ कि वन ऑफ द रीजन इज कि मैंगनीज हैज द लीस्ट पैकिंग एफिशिएंसी and that the least packing efficiency is responsible for its less melting point than chromium and iron। और ये जो मेरे रीजंस है ना, आपको इतनी आसानी से बुक्स में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, ये बहुत सालों से एक्सप्लोर की। और आपको अगर बाय चांस कभी क्वेश्चन आएगा, वो रीजन ही पूछेंगे, वो ये पूछेंगे 4 ऑप्शन देके किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो खुदा ना खास्ता कभी मैंगनीज का क्वेश्चन आ गया तो आपको शायद अभी ये स्टोरी याद रहेगी। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट राइम, थाईलैंड की बेजान कढ़ाई के लिए 3,438 रुपए की मांग। कढ़ाई तो जानते हैं ना सब लोग, व्हाट इज कढ़ाई? यस सर। ठीक है, यहाँ पर थाईलैंड कौन है? थैलियम, बे बेरिलियम, जान जिंक, कढ़ाई कैडमियम। थाईलैंड की बेजान कढ़ाई के लिए 3, 4, 7, 8 रुपए की मांग। जो मांग है वो मैग्नीशियम। दिस राइम इज फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो क्या आप मुझे इनमें से जवाब दे सकते हैं? ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, हु इज हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, अगर मैं इनमें से ऑप्शन चूज करवाऊं आपसे, क्या आप मुझे बता सकते हैं सोडियम कौन सी फैमिली का? अल्कली। अल्कली मेटल यहाँ आ गया था ग्रुप नंबर 1 में। तो Yes, सोडियम कौन सी पैकिंग में? BCC। इट कैन नॉट बी अवर आंसर। लिथियम BCC। ग्रुप नंबर 1 BCC। एल्यूमिनियम अभी आया किसी राइम में? नहीं सर। नो सर। नहीं आया। कौन सी पैकिंग बची है? BCC हो गई, सिंपल क्यूबिक हो गई, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गई। तो जो बचे हुए हैं FCC। वो FCC। अच्छा, जिरकोनियम कौन सी फैमिली में? फोर्थ नंबर, ग्रुप नंबर 4। अब यहाँ पे आपने ना एक चीज बहुत स्मार्टली यूज करनी, क्योंकि मैंने राइम अगर बनाई तो दिमाग लगा के सोच के बनाई, ध्यान से सोच के बताना। क्या आप मुझे बता सकते हो ग्रुप नंबर 7 में पीरियोडिक टेबल में कौन कौन है? किसी को याद हो? किसी को भी 7th ग्रुप में, मैंगनीज। 7th ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में कौन कौन आता है? मैंगनीज। वेरी गुड, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रहेनियम। जब मैं यहाँ 7 नंबर बोल रहा हूँ ना, जो कि हेक्सागोनल क्लोज पैक में, अब आप मैंगनीज नहीं काउंट करोगे क्योंकि मैंगनीज ऑलरेडी सिंपल क्यूबिक है। यस। तो आप जब मैं ये बोल रहा हूँ ग्रुप नंबर 7 में मैंगनीज, टेक्नीशियम, रहेनियम, तो मैंगनीज ऑलरेडी सिंपल क्यूबिक में आ चुका, सो दैट इज नॉट काउंटेड इन हियर। अब मुझे बताओ ग्रुप नंबर 8 में कौन है मैंगनीज के बाद? आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम। तो क्या इनमें से कोई हमारी पहले वाली राइम में आ चुका? आयरन। तो आई एम टॉकिंग ऑफ नाउ इस राइम के लिए रुथेनियम, ऑस्मियम के लिए ग्रुप नंबर 8, टेक्नीशियम, रहेनियम के लिए ग्रुप नंबर 7। तो अगर कहीं भी यहाँ पर 7 और 8 में आपको कभी प्रॉब्लम आ जाए तो ये ध्यान रखना कि मैंगनीज के लिए सिंपल क्यूबिक हम कर चुके हैं, ग्रुप नंबर 8 में आयरन के लिए BCC कर चुके हैं। अब इसके अलावा कोई एलिमेंट आएगा ना तो वो FCC बोल रहे हैं। तो अब मुझे यहाँ पर बताओ FCC में कौन दिख रहा है आपको? एल्यूमिनियम। ओके, टेल मी व्हिच कॉपर विल क्रिस्टलाइज इन व्हिच पैकेट? FCC। कैसे बोला? क्या आपको याद होंगे सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट? तो ये जो राइम है ये इस चीज के लिए करवाई गई है कि आपको इतनी जनरल नॉलेज हो कि पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट कौन सी पैकिंग है। हाउएवर मेरी ट्रिक में मैंने कहीं F ब्लॉक एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि F ब्लॉक में ये सवाल कभी नहीं आने वाले। F ब्लॉक के रिलेटेड क्वेश्चन बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कभी पूछे जाते हैं। सो आई एम ओनली कवरिंग S ब्लॉक, D ब्लॉक एंड T ब्लॉक इन माय लिस्ट। तो यहाँ पे जाके मैं आज का लेक्चर वाइंड अप कर रहा हूँ, एंड आई रियली होप यू मस्ट हैव एंजॉयड सॉलिड स्टेट मे बी। चलिए, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।
थैंक यू सर। वेलकम।